नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। संविधान के क्लास की सीरीज में यह आज की क्लास मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट पर आधारित है। फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार संविधान का सबसे विवादित चैप्टर है, सबसे चर्चित और सबसे फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि आयोग यहाँ से हर परीक्षा में सवाल जरूर बनाता है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसपे मौलिक अधिकार से संविधान सवाल बने और मौलिक अधिकार से न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये और हमेशा चर्चा में रहता है। तो आज से हम संविधान में मौलिक अधिकार को शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। सबसे पहले आपको समझ में आना जरूरी है कि अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं। देखिए, राइट कई प्रकार के होते हैं, थोड़ी बात समझिएगा। पहले हम समझ लेते हैं अधिकार क्या है। अधिकार क्या? अधिकार व्यक्तियों के दावे हैं, व्यक्ति के दावे हैं, क्लेम है, व्यक्तियों के दावे क्लेम है। ठीक है, किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। अभी यहाँ पर आगे हम चर्चा करेंगे राज्य किसे कहते हैं। देखिए, हमारे संविधान में लोगों के लिए कुछ अधिकारों की चर्चा की गई है। उन अधिकारों को कौन कौन से लोग छीन सकते हैं, बात समझिएगा। हमारे संविधान में अधिकार की चर्चा है। अच्छा, जब राजतंत्र होता था, राजा का तंत्र, तब जनता का अधिकार निश्चित नहीं था। राजा जो छूट दे दिया, छूट दे दिया, नहीं तो आप ये मान के चलिए जो राजा चाहेगा वही करेगा। राजतंत्र में, लोकतंत्र में जनता के अधिकार निश्चित हैं। जहां पर व्यक्ति शक्तिशाली होता है, सरकार कमजोर होती है, वहां पर लोकतंत्र माना जाता है। और जहां पर सरकार मजबूत हो और व्यक्ति कमजोर हो, वहां पर तानाशाही होता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे देश के संविधान में लोगों के कल्याण के लिए अधिकारों की चर्चा की गई। अगर अधिकार हमारे पास नहीं होंगे तो हम कैसा कल्याण हमारा होगा? हमारा कल्याण ही नहीं होगा। जैसे थोड़ी समझ लिया, अगर हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ना हो तो हम दुनिया में क्या विकास कर पाएंगे? अगर हमें दबा दिया जाए, हमें कमरे में बंद कर दिया जाए, शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, समाज में जो है जात पात की भावना फैलाई जाए, तमाम प्रकार के प्रतिबंध हमारे ऊपर आरोपित किए जाएं, तो क्या हम विकास कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए मौलिक अधिकारों को होना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन अब अधिकार की पहले चर्चा करते हैं। अधिकार संविधान में वर्णित है। ये हमें मौलिक अधिकार कहाँ से मिले हुए हैं? ये हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, ये हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और राज्य के विरुद्ध हैं। अब देखिए, अधिकार के कई प्रकार होते हैं। अधिकार के कई प्रकार होते हैं। अधिकार, नागरिक अधिकार भी होते हैं, सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार भी होते हैं, मानव अधिकार भी होते हैं, मानव अधिकार भी होते हैं और मौलिक अधिकार भी होते हैं। मौलिक अधिकार भी होते हैं। मौलिक का मतलब होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब वह बेसिक से अधिकार जो लोगों को मिलने ही चाहिए। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उतना तो लोगों को मिलना ही चाहिए। फंडामेंटल मतलब वो शुरुआती छोटी छोटी चीजें, अब वो नहीं मिलेगी। जैसे सांस लेने का अधिकार, खुली हवा में सांस लेने का अधिकार, अपने मन से जीवन जीने का अधिकार, अपने हिसाब, अपने मन मुताबिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, अपने चॉइस का रोजगार करने का अधिकार, ये सब अधिकार नहीं होगा फिर व्यक्ति क्या करेगा? फिर व्यक्ति थोड़ी है, जानवर माना जाएगा वो। अगर छोटे छोटे अधिकार लोगों को न मिलेंगे फिर तो जानवर कैटेगरी में आएगा। अगर हम मानव हैं और मानव होने के नाते अपने मन मुताबिक जिंदगी भी जीने का अधिकार है, फिर तो बेकार है जिंदगी मिलना। तो ये फंडामेंटल मतलब मूल, और ये मूल अधिकार जो होते हैं लोगों के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। अगर ये अधिकार नहीं मिलेंगे तो कोई व्यक्ति बहुत विकास नहीं कर सकता है। वो समझिए पशु है, तो उसको बांध के रखा गया है। ठीक है, अब समझिए नागरिक अधिकार क्या होते हैं। नागरिक अधिकार किसी व्यक्ति को केवल व्यक्ति होने के नाते मिल जाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 19। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति है और उसका मुंह बंद कर दिया जाए, बोलने न दिया जाए, कोई मतलब है? तो नागरिक अधिकार वे हैं, सिविल राइट्स वे हैं जिसको व्यक्ति होने के नाते केवल मिल जाए, वो नागरिक अधिकार होते हैं। अब मानव अधिकार देखिए, हमारे देश में रहने वाले 2 प्रकार के लोग हैं। एक है निवासी, एक है नागरिक। मैंने नागरिकता चैप्टर में इसको बताया था कि देश में रहने वाले लोगों के प्रकार 2 होते हैं, एक निवासी और नागरिक।
नागरिक जो होते हैं उनके अधिकार थोड़े ज्यादा होते हैं और निवासियों के अधिकार कम होते हैं, लेकिन जो मानव अधिकार है वो यहाँ पर भेदभाव नहीं करता है। मानव अधिकार मतलब वह अधिकार जो किसी व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते मिले, भले किसी देश का वह नागरिक सिटीजन हो या ना हो। जैसे जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21, गर्मपूर्ण जीवन का अधिकार। अब गर्मपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मानव अधिकार है, ध्यान समझिए। जितने हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं सभी के सभी क्या है, मानव अधिकार हैं। लेकिन सभी मानव अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। अब मानव अधिकार मतलब सांस लेने का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार सब ह्यूमन राइट्स है। अब ये तो निवासी को भी मिलेगा और नागरिक को भी मिलेगा, निवासी को भी मिल जाएगा और नागरिकों को भी मिल जाएगा। जीवन जीने का अधिकार तो मानव अधिकार है, तो दुनिया के किसी कोने में अगर कोई आदमी रह रहा होगा उसको मिल जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब चीजें मानव अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार, मत देने का अधिकार मानव अधिकार नहीं है। हम मानव अधिकार में हो सकता है, मतलब किसी देश का मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन मानव अधिकार नहीं। अब जैसे हमारे देश का कोई निवासी नहीं है तो हमारे यहाँ वोट नहीं दे पाएगा, हमारे यहाँ चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। तो मानव अधिकार वे होते हैं जो किसी देश में सभी नागरिकों को मिल जाते हैं, चाहे निवासी हो चाहे नागरिक हो। और मानव अधिकार वे होते हैं जो नैतिक होते हैं। नैतिक मतलब जो लोगों को देना ही चाहिए, वो लिखा नहीं गया है। नैतिक अधिकार मतलब जो लोगों को मिलना ही चाहिए, लिखा नहीं गया है, ठीक है। हर चीजें लिखी नहीं जाती हैं। जैसे बात समझिए, आप कोई गरीब दुखिया है, लाचार असहाय है, तो आदमी को चाहिए मदद करे, कहीं जरूरी लिखा हो तभी मदद करेगा, तो वो सब चीजें होनी चाहिए, विचारधारा में चीजें होनी चाहिए। तो नैतिक अधिकार, मानव अधिकार, नैतिक अधिकार, ध्यान समझिएगा। जितने भी मौलिक अधिकार हैं सब के सब मानव अधिकार हैं, लेकिन जितने मानव अधिकार हैं सब मौलिक अधिकार नहीं है। अर्थात मानव अधिकारों की जो मात्रा है वो ज्यादा है, मानव अधिकार विस्तृत हैं। अब मौलिक क्या है? मौलिक अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार वे फंडामेंटल राइट्स, वे मूलभूत अधिकार, वे बेसिक अधिकार जो लोगों को मिलेंगे तभी लोगों का भला होगा, कल्याण होगा, देश का विकास होगा, जनता विकास करेगी, देश आगे बढ़ेगा। इसलिए संविधान में लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। और ये काफी फेमस चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से समझना है और आप हमारे साथ बने रहिए। मौलिक अधिकार एक बार ऐसा पढ़ा देंगे आपको, दोबारा आपको किसी भी जगह से पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपका हर एक एग्जाम, जो भी सवाल आएंगे प्रत्येक एग्जाम में आपके यहाँ से हल हो जाएंगे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, ठीक। अब देखिए, मौलिक अधिकार को कौन कौन छीन सकता है? जो अधिकार देने का काम किसने किया? संविधान ने किया है। हमारे संविधान में लिखा गया अधिकार क्या क्या, लोगों के अधिकार क्या क्या होंगे। तो इसको कोई छीन सकता है, कौन कौन छीन सकता है? देखिए, कोई निजी व्यक्ति भी छीन सकता है और सरकार भी, सरकार भी चाहे तो छीन सकती है, लेकिन उसीलिए तो कानून है, सरकार ना छीने। सरकार हनन कर सकती है या निजी व्यक्ति भी? निजी व्यक्ति भी हनन कर सकता है, ठीक। बात समझ में आ रही है? जैसे समझिए, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। अब ये राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं, जो ये अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध हैं, राज्य के विरुद्ध है ये। मतलब ज्यादा डर हमें सरकार से होता है। हमारे अधिकार जो संविधान में लिखे गए हैं वो सरकार द्वारा छीनने की संभावना ज्यादा होती है। यदि सरकार में शक्तियां बढ़ जाती हैं तो सरकार तानाशाही को कर सकती है और सरकार लोगों के अधिकारों का हनन कर सकती है। हमारे संविधान में यही कानून है। मौलिक अधिकारों का समापन नहीं होता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। मतलब यदि देश में परिस्थितियां गड़बड़ हैं तो हमारी कुछ आजादी छीन ली जाए, लेकिन थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। इसको बोलते हैं निलंबन। हमेशा के लिए लोगों के अधिकार को खत्म कर दिया जाए, समापन है। तो मौलिक अधिकारों का समापन नहीं होता है, निलंबन होता है। उसको थोड़े समय के लिए वंचित किया जा सकता है, हनन किया जा सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं, ठीक है। वो भी सिचुएशन के हिसाब, जैसे देश में कंडीशन खराब है, आपात जैसी स्थिति बनी हुई, तो कुछ मौलिक अधिकार हमारे छीन लिए जाते हैं, लेकिन वो जब स्थितियां समान हो जाती है तब लोगों को फिर से दे दिए जाते हैं। तो सरकार के खिलाफ मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? 15, 16, 18 राज्य के विरुद्ध है। जैसे अब इसमें कहा गया है 15 में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव करने का बड़ा स्तर कौन कर सकता है भाई? सरकार करेगा ना। लोग भेदभाव करेंगे, भेदभाव करके क्या कर लेंगे? लेकिन यदि सरकार भेदभाव करने लगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। अगर सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेदभाव करने लगे, अगर सरकार ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि चीजों में जो है भेदभाव करने लगे, तब तो पॉलिसीज उसके हिसाब बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना।
अगर कोई निजी व्यक्ति भेदभाव कर रहा है तो उसको भी नहीं करना चाहिए भेदभाव, लेकिन फिर भी वो करके कुछ कर नहीं सकता है। भेदभाव करेगा तो क्या करेगा, केवल सामाजिक कुरीति फैलाएगा बस, ठीक है। लेकिन अगर सरकार भेदभाव करेगी तब हम लोग क्या है, हम लोग अधिकारों से वंचित रह जाएंगे, कहीं कहीं हम लोग को लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, भाई सरकार भेदभाव करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, किसी एक वर्ग को ही नौकरी दे बाकी वर्ग को वंचित रहने दे तब तो दिक्कत हो जाएगा। 18 किसी एक जाति बिरादरी या किसी एक धर्म संप्रदाय के लोगों को ही उपाधि देना शुरू कर दे और तो समाज में उनका कद ऊंचा हो जाएगा, बाकी लोग सामाजिक स्तर नीचा हो जाएगा उनका, तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। निजी व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए 17, 23, 24 ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो निजी व्यक्ति के विरुद्ध हैं। अब इसमें 17 में छुआछूत, भाई छुआछूत ज्यादा, सबसे ज्यादा छुआछूत करने काम कौन करता है, आदमी करते हैं, सरकार थोड़ी करेगा। छुआछूत करने काम समाज के लोग ही करते हैं। और छुआछूत कारण क्या होता है, लोगों का सामाजिक स्तर डाउन होता है, लोग परेशान होते हैं। निम्न तबका जो है इसी से परेशान था पहले के जमाने में, छुआछूत के कारण बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता। सरकार ने कहा ठीक मौलिक अधिकार है, छुआछूत विरुद्ध मौलिक अधिकार, छुआछूत कोई नहीं करेगा। 23 शोषण विरुद्ध अधिकार, ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति का कोई शोषण नहीं करेगा, चाहे सरकार हो चाहे निजी व्यक्ति हो। 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा, किसी कारखाने में नहीं लगाया जाएगा, मतलब बाल अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। जो बाल्या किसी बच्चे की जो बाल्यावस्था है वो पढ़ाई करने की अवस्था है, ना कि काम करने की अवस्था। यदि देश की पूरी जनसंख्या यदि जो बालक हैं अगर वो पढ़ने के समय पर काम करने लगेंगे तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और यदि शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो जिंदगी भर मजदूरी करेंगे, और जब पूरा देश मजदूरी करेगा तो देश हमारा आगे कैसे जाएगा, हम लोग चांद और मंगल पर कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए शिक्षा ग्रहण करने के समय पर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और एक एज होने के बाद तब काम पर लगना चाहिए, ठीक है। तो बाल्यावस्था के संरक्षण के लिए 24 का प्रावधान है, ठीक है। कितना आशा करते समझ में आया होगा, ठीक। नागरिक अधिकार, जो व्यक्ति को केवल नागरिक होने का मिल जाए। मानव अधिकार निवासी नागरिक दोनों मिलते हैं। सभी मौलिक अधिकार मानव अधिकार, लेकिन सभी मानव अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। और मौलिक अधिकार को दो तरीके से छीन सकते हैं, सरकार छीन सकती है, निजी व्यक्ति, लेकिन छीनेगा कोई नहीं, ठीक है। मौलिक अधिकार केवल क्या होता है, निलंबन होता है, समापन नहीं हो सकता, ठीक। अब ये जो 15, 16, 18 है ये राज्य के विरुद्ध है, 17, 23, 24 जो है निजी व्यक्ति के विरुद्ध है, और 17, 23, 24 में ही सजा का प्रावधान है, ध्यान दीजिएगा। सजा का प्रावधान, ये पूछ सकता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों में सजा का प्रावधान है, तो 17, 23, 24 में सजा का प्रावधान है, ठीक है। आशा करते हैं तो समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए मौलिक अधिकार जो है सीमित है। जैसे कल मैंने बताया था आपको संविधानवाद वाली क्लास में कि लोगों के अधिकार दिए गए हैं तो प्रतिबंध भी हैं, सरकार को शक्तियां दी गई हैं तो प्रतिबंध भी हैं। मतलब यहाँ उच्च सर्वोच्च कोई नहीं है, सर्वोच्च केवल संविधान है। लोगों को अधिकार आज़ादी मिली हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी भी एक सीमा है, आज़ादी की भी एक सीमा है। उस सीमा में रहते हुए, उसके अंदर रहते हुए, अधीन, कानून के अधीन रहते हुए हमको आज़ादी मिली हुई है, प्रतिबंधों के अधीन आज़ादी है हमें, मनमानी छूट नहीं है, चाहे जो करेंगे हम, ठीक है। तो मौलिक अधिकार पहली बात तो सीमित है। दूसरी बात मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है या वाद योग है। इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तनीय या वाद योग मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कोई करता है, चाहे कोई निजी व्यक्ति करता है या सरकार हनन करती है, तो इस मैटर में फिर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि देखिए साहब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ये व्यक्ति कर रहा है, या कोई संस्था या कोई कंपनी या कोई सरकार या कोई सांसद विधायक कर रहा है, आप ऐसे मैटर को देखिए। तो न्यायालय का कर्तव्य है न्याय सुनिश्चित करना, न्याय देना, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में हम न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है मौलिक अधिकार का जो प्रकृति है सकारात्मक है और नकारात्मक दोनों है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। मौलिक अधिकार राज्य को कुछ मामलों में तो कुछ करने से रोकता है, जैसे कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य लोक नियोजन में अवसर में समानता देगा, ठीक है, उपाधि नहीं देगा,
कुछ जगहों पर नेगेटिविटी है, हमारे लिए पॉजिटिव चीज है, सरकार के लिए नेगेटिव है। बहुत सारे मौलिक अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं और बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य को कुछ करने की छूट देते हैं, जैसे शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, शिक्षा के लिए व्यवस्था करो, ठीक है, इत्यादि चीजें। तो यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक इसकी दोनों प्रकृति है। ठीक, आशा करते हैं तो समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए बात समझिएगा, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उस कई प्रकार के अधिकार हैं। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन आज वर्तमान के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब ये 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, पांचवा है, छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये समानता का अधिकार जो है ये 14 से लेकर के 18 तक है, 14 से 18 तक है। अब देखो वैसे तो हमारे भाग 3 की जो अनुच्छेद है 12 से लेकर के 35 तक है, लेकिन 12 में और 13 में बता रहे हैं किस प्रकार के मौलिक अधिकार है। आपका जो मौलिक अधिकार कैटेगरी वाइज है वो 6 जो है वो यहाँ शुरू होता है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 19 से लेकर के 22 तक है, ठीक है। शोषण विरुद्ध अधिकार जो है आपका 30 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर के 28 तक है। शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। और अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संशोधन द्वारा 1978 में खत्म कर दिया गया और इसे वर्तमान में अनुच्छेद 300 के खंड का में शामिल किया गया है और संपत्ति का विधिक अधिकार बन चुका है। ये विधिक अधिकार बन चुका है, ठीक है। अब बात समझिए, पहले मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, वर्तमान में 6 है, तो 6 ये है। अब इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, 6 कैटेगरी के हैं ये। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहता है देश में सभी लोगों के बीच समानता हो, इक्वलिटी हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, तमाम मामलों में। 14 से लेकर 18 तक है, उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। समानता की बात करता है, देश में यह समानता लाना चाहता है, असमानता को दूर करना चाहता है, यह राइट्स। स्वतंत्रता, देश में लोगों की आज़ादी की बात करता है, कुछ आज़ादियां हैं 19 से लेकर के 22 तक बताई गई। शोषण के विरुद्ध अधिकार, लोगों का शोषण न हो, किसी को सताया न जाए, इस चीज के लिए प्रावधान यहाँ है। तीसरा मौलिक अधिकार हमारा शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में दिया गया है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक रूप से हमें आज़ादी मिली हुई है, हम किसी धर्म को माने, किसी धर्म में आस्था रखें, किसी भगवान की पूजा करें, कोई रोकने वाला नहीं है। हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, कोई रोकने वाला नहीं है। किसी भी धर्म पुस्तक को पढ़ें, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता इसमें दिया गया 25 से 28 तक, डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। शिक्षा संस्कृति, अपने संस्कृति, अपने कल्चर को बचाए रखने का अधिकार है, अपनी भाषा को बचाए रखने का अधिकार है। शिक्षा संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है 25 और 30 में, 29-30 में दिया गया है, सॉरी 29-30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि मौलिक अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा मौलिक अधिकार यही है, इसको फंडामेंटल में फंडामेंटल कहा जाता है, मूल में भी मूल है। यहाँ से लेकर समानता से लेकर के यहाँ तक आपके जो 5 मौलिक अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक और शिक्षा, यहाँ तक के मौलिक अधिकारों में यदि किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों का आपकी हनन होता है तो आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं यदि हमारे ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, हनन हो, हमसे कोई छीना जाए
तो इस मौलिक अधिकार के तहत, संवैधानिक उपचार के तहत हम अनुच्छेद 32 का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 का सहारा लेते हुए हम हाई कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। मतलब ये मौलिक में भी मौलिक है, मतलब बाकी सभी मौलिक अधिकारों का अस्तित्व इस पर निर्भर है। अगर ये मौलिक अधिकार खत्म होते हैं तो ये बचाव करता है, ठीक है। और इसी में अनुच्छेद 13 भी, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 ये मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। वैसे मूल अधिकार संरक्षक बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन माध्यम तो यही है, सुप्रीम कोर्ट हम इन्हीं के तहत जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना आशा करते समझ में आया होगा। अब ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, जो ये अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में खत्म हो चुका है। 44वें संशोधन द्वारा 1978 में इसको खत्म कर दिया गया और यह शामिल हो गया है अनुच्छेद 3 में विधिक अधिकार बन गया। मतलब किसी व्यक्ति की संपत्ति को यदि उसका सार्वजनिक काम लग रहा है, किसी जगह पर सड़क जा रही है, हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, अस्पताल, स्कूल, कुछ भी, अगर सार्वजनिक महत्व के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीना जाए तो वो जायज है। किसी व्यक्ति की संपत्ति को लिया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है सरकार के द्वारा, लेकिन उसके लिए भी कानून है। वो एक प्रक्रिया के माध्यम से लिया जाएगा, उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा, तमाम अच्छी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। मनमानी तरीके से प्रक्रिया को बिना फॉलो करते हुए नहीं लिया जा सकता। हमारे पास संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन संपत्ति का विधिक अधिकार हमारे पास है, लीगल अथॉरिटी हमारे पास है कि हमारे संपत्ति को मनमानी तरीके से वैसे ही बिना किसी प्रक्रिया कोई छीन नहीं सकता है। अगर सरकार लेगी तो उसके बदले उचित मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। और तभी छीन सकती है जब उससे हजारों लाखों लोगों का भला हो रहा हो, तभी किसी व्यक्ति की जमीन को लिया जा सकता है, संपत्ति को लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे अगला जो है देखिए, यहाँ 12 और 13 में क्या है। 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा। राज्य, ये जितने मौलिक अधिकार यहाँ मैं देख रहा हूँ, राज्य से ही सुरक्षा, राज्य से सुरक्षा। संविधान में कहा गया राज्य इन मौलिक अधिकारों को नहीं छीनेगा, ठीक है। तो बात समझिए, राज्य का मतलब क्या होता है, जितनी भी सरकारी तंत्र, पूरा सरकारी तंत्र, चाहे वो संसद हो, चाहे आरबीएम हो, चाहे केंद्रीय कार्यपालिका हो, चाहे राज्य का कार्यपालिका, पूरा सरकारी तंत्र राज्य और केंद्र का जो होता है उसको बोलते हैं राज्य। मैं यहाँ पर स्टेट और प्रांत की बात नहीं कर रहा हूँ। संविधान में राज्य का मतलब होता है सरकार, ठीक है। और यहाँ मैं सरकारी तंत्र की बात कर रहा हूँ, जिसमें केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद, आरबीएम मतलब राज्य की विधायिका, ठीक है, और तमाम चीजें, पुलिस, ठीक है, प्रशासन, सारी चीजें आ जाएंगी। अगर कोई सरकारी महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। सरकारी यूनिवर्सिटी है, जितने सरकार, पूरा सरकारी, पुलिस महकमा, डीएम, एसडीएम, सांसद, विधायक, जितना पूरा सरकारी तंत्र है, सब क्या होगा, सब राज्य में आता है। ध्यान दीजिएगा, जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, कोर्ट को हम राज्य का अंग नहीं मानते, क्योंकि जनता और सरकार के बीच के संबंधों को नजर बनाने के लिए न्यायपालिका है। वो न्यायपालिका देखती रहती है कहीं सरकार नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, वही तो एक देख रेख करने वाला सिस्टम है। तो न्यायपालिका वैसे स्वतंत्र निकाय है, वो किसी के अधीन सरकार के अंदर नहीं आता है, लेकिन कभी कभी सरकार, न्यायपालिका के द्वारा भी कभी कभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। जिस तरीके से सरकार काम करती है, कभी कभी उसका रवैया इस तरीके का हो जाता है कि वही प्रशासनिक कार्यों में दखल देने लगता है, कार्य करने। जैसे सुमोटो के तहत स्वतः संज्ञान में लेकर किसी मैटर पे कोई आदेश जारी करना, वो प्रशासनिक कार्य के तहत लगभग हो जाता है, ठीक है। और उसका रवैया, उसका तरीका व्यवहार सरकार की तरफ से जब सरकार के तरीके से हो जाए, तब न्यायपालिका को भी मान लिया जाता है राज्य का अंग। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में न्यायपालिका को राज्य का अंग नहीं माना जाता। राज्य में पूरा सरकारी तंत्र आता है, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, पूरा सरकारी तंत्र, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी आ जाते हैं, ठीक है। कितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी सब आ जाते हैं, ठीक। तो ये राज्य है, ठीक। और 13 क्या कहता है, 13 कहता है यदि, अब यहाँ पर देखिए, केंद्रीय कार्यपालिका है, ये बनाती है पॉलिसी, और ये जो केंद्रीय विधायिका ये बनाते हैं लॉ बनाते हैं। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन ना तो सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी से किया जाएगा और ना तो संसद द्वारा बनाई गई विधि से किया जाएगा। मतलब सरकार द्वारा निर्मित किसी योजना से भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है, और संसद द्वारा निर्मित या आरबीएम द्वारा निर्मित किसी विधि या कानून से भी लोगों के मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। समझ में आया। तो 13 अनुच्छेद कहता है यदि संसद या कार्यपालिका
कोई पॉलिसी ऐसी बनाती है, कोई विधि ऐसा बनाते हैं जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करे, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसे योजना और या ऐसी विधि को निलंबित कर दे, खत्म कर दें। ठीक है, यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। विधियों का अल्पीकरण, ठीक है, विधियां अगर गलत होंगी, विधियां नकारात्मक होंगी तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा अगर मौलिक अधिकार हनन कर रही है तो। ठीक है, अब बात समझिएगा, इसमें से जो मौलिक अधिकार आपके ऐसे हैं, कुछ मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे हैं जो अस्थायी मौलिक अधिकार हैं। अस्थायी मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होते हैं। मैंने बताया आपको सरकार द्वारा कभी कभी मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है परिस्थितियों के अनुसार। यदि परिस्थितियां विषम है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, समापन नहीं होगा। लेकिन 20 और 21 का कभी भी निलंबन और समापन कुछ नहीं होगा। 20-21 कभी नहीं खत्म होता है, वो मैं आगे आपको अच्छे समझाऊंगा 20-21 में है क्या। ठीक है, 21 में तो जीवन का अधिकार है, 20 में तो सिद्धिक संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, तो 20-21 कभी नहीं खत्म होता है। अच्छा, 19 भी कभी कभी खत्म नहीं होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हो। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हो, तब अनुच्छेद 19 भी नहीं खत्म होता। ध्यान दीजिएगा, 20-21 कभी नहीं खत्म होता, लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लगा हो और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हो तो अनुच्छेद 19, 20-21 तीन नहीं खत्म होंगे। मतलब समानता, अगर आपातकाल लगता है तो 20-21 को छोड़ करके सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपातकाल लगने का तीन आधार होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है और बाह्य आक्रमण होता है और युद्ध होता है। तो यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है तो 19 जो है खत्म हो जाता है, 20-21 को बचेगा। लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा हुआ है तो 19, 20-21 तीन नहीं खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये अस्थायी अधिकार है। आप समझिए, मौलिक अधिकारों में जो आपके मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल इंडिया के नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिक और निवासी दोनों प्राप्त है। मतलब अगर 15, 16, 19, 29 को छोड़ दिया जाए, बाकी जो अन्य मौलिक अधिकार हैं देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को मिलेगा वो अधिकार, चाहे वो यहाँ का सिटीजन हो या ना हो। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को ही मिलेगा। ठीक है, उसी में जैसे आपका 19 का है, आपका बोलने का आदि है, मतदान करने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये सब अधिकार नागरिकों को ही मिलता है, गैर नागरिकों को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार वगैरह और मतदान करने का अधिकार ये केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है, मौलिक अधिकार के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार नहीं छीने जाते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 12 और 13 राज्य क्या है और ये इनके प्रकार क्या हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, अनुच्छेद 13 के बाद 14, 15 इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।